मित्रों नमस्कार, मैं अमूल आशुतोष प्रस्तुत हूँ दिल्ली में हुए 1993 से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनाव के रोचक आंकड़ों के साथ। आज हम विश्लेषण करेंगे कि राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर तथा वोटिंग पैटर्न पर भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बीजेपी के केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाए। शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा के संक्षिप्त इतिहास के साथ। सन 1952 में आंतरिक विधानसभा का गठन, 1956 में राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना, 1966 में दिल्ली महानगर परिषद का गठन, 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर का अस्तित्व में आना और 1993 से दिल्ली विधानसभा का वर्तमान स्वरूप में चुनाव की शुरुआत। पहली बार सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनी। 1998 से 2013 तक कांग्रेस सत्ता में रही और उसके बाद से आम आदमी पार्टी का शासन है। अगर बात राजनीतिक दलों की जाए तो 1993 में 50 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। वहीं 2020 आते आते इन पार्टियों की संख्या करीब 2 गुना बढ़कर 95 हो गई। 2025 के चुनाव में ये संख्या 100 पार भी जा सकती है। इनमें से 95% पार्टियों ने आज तक दिल्ली की एक विधानसभा सीट तक नहीं जीती। यही नहीं, 2-4 मौकों को छोड़कर इन पार्टियों की जमानत जब्त होना आम बात है। कुछ दलों को तो 7, 9, 10 ऐसे वोट मिले हैं, यानी मोहल्ला तो दूर, चाचा ताऊ तक ने इनको वोट नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अकाली दल कुछ सीटें जीतने में कामयाब जरूर हैं, लेकिन इनकी सीटों की संख्या ज्यादातर 1-2 ही रही। केवल जनता दल को 1993 के चुनाव में 4 सीटों पर सफलता मिली थी। बात अगर सत्ता में रहने वाले दलों की जाए तो 1993 में 49 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, जिसमें 5 वर्ष के कार्यकाल में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा तथा सुषमा स्वराज 3 मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद कांग्रेस का दौर आया। अगले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करीब 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की और इस दौरान शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। कार्यकाल के लिहाज से शीला दीक्षित सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। 2013 से वर्तमान यानी जनवरी 2025 तक आम आदमी पार्टी का शासन है। शुरू में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे तथा वर्तमान में आतिशी सिंह है। अपवाद के तौर पर यदि 2013 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली की चुनावी राजनीति हमेशा 2 ध्रुवीय रही है। दिल्ली की जनता भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। एक और खास बात, 1993 चुनाव के बाद भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की लहर का भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में असर नहीं दिखा। शायद ये बात भाजपा के नेताओं को खलती भी होगी कि केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद वो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सत्ता पर वापसी नहीं कर सके। इस रहस्य को समझने के लिए हमने मत प्रतिशत के आंकड़ों को देखा तो वहां से इस गुत्थी को समझने में मदद मिलती है। सन 1993 में जब बीजेपी सत्ता में आई, उस वक्त जनता दल ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती तथा उनका मत प्रतिशत 12.5% के ऊपर था। लेकिन ठीक अगले विधानसभा चुनाव यानी 1998 में जनता दल का मत प्रतिशत गिरकर करीब 2% पर आ गया। वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत 34% से बढ़कर करीब 48% हो गया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। कांग्रेस 2003 के चुनाव में भी 48% मत के साथ शीर्ष पर रही। हालांकि 2008 में कांग्रेस को करीब 40% वोट ही मिले। कारण इस चुनाव में बीएसपी 70 की 70 सीटों में चुनाव लड़ी और उसका मत प्रतिशत 14% तक पहुंच गया था। कांग्रेस का जनाधार घटता रहा और 2013 में वो सत्ता से बाहर हो गई और नए दल आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और वह कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पर भी काबिज हो गई। हालांकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 2 साल बाद जब पुनः चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड सीटों से जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 2015 में 70 सीटों में से 70 सीटें मिली। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीती। 2020 में कुछ सीटें जरूर कम हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत 2015 की तरह करीब 54% ही रहा।
दूसरी तरफ इस पूरे दौर में बीजेपी का मत प्रतिशत 32 से 42% के बीच बना रहा। ऐसा लगता है कि जनता दल का जनाधार 1998 में कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। 2008 में कांग्रेस से जो वोटर छिटके वो बीएसपी में चले गए। 2013 में कांग्रेस का कुछ जनाधार तथा बसपा को वोट करने वाला एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया और 2015 तथा 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तो लगभग कांग्रेस और बसपा दोनों का जनाधार अपनी तरफ करने में पूरी तरह सफल थे। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी शिफ्टिंग में बीजेपी को फायदा होता कहीं नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह मोबाइल वोट बैंक बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट कर सकता है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बसपा के मत प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तब पता चलता है कि बीजेपी तथा गैर बीजेपी वोट में 2020 के चुनाव में ही करीब 20% का अंतर है और यह अंतर बीजेपी के लिए पाटना आसान नहीं होगा तथा 2025 का चुनाव भी दो ध्रुवीय ही दिखता है। थोड़ा बहुत इनकम्बेंसी फैक्टर होगा भी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए है और इसका लाभ कांग्रेस को हो सकता है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्या वह बीएसपी के 2008 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जहां आम आदमी पार्टी कमजोर हो वहां उसका वोट कांग्रेस में भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की स्थिति बीजेपी के बनस्पति ज्यादा मजबूत दिखती है। यह एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।